मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे ZLD पे। ZLD क्या है और इसकी ज़रूरत आज के वक्त में क्यों इतनी है। पर्यावरण सारथी के तौर पे ओंकार तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार पंकज भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या है ZLD, आसान भाषा में बताएं ताकि हमारे सारे दर्शक समझ पाएं। ZLD जो शब्द से आता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को मैं विजुलाइज कराने की कोशिश करूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप एक प्लांट पे गए, मान लीजिए होंडा स्कूटर मोटरसाइकिल्स के प्लांट पे आप चले गए। वहाँ रोज मोटरसाइकिलें बनती हैं, रोज 2 से 3 हजार 4 हजार मोटरसाइकिल रोज बना दी जाती है। पानी एक ऐसा तरल है जिसका इस्तेमाल पूरे प्लांट में कई जगहों पे, कई लेयर्स पे होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी भी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में आप जाएंगे तो पेंट शॉप्स होते हैं, गाड़ियां पेंट करी जाती हैं। पेंट का सरफेस बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको उनको बार बार वॉश करना पड़ता है। तो पेंट सिस्टम वॉश करा आपने। अब क्योंकि गाड़ियों का नंबर इतना ज्यादा है तो आप बहुत सारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वॉशिंग करने के लिए। अब वॉश तो आपने कर दिया, वो पानी मैला हो गया। मैला हो गया तो आप उसको फेंकना चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा फेंकना चाहेंगे तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ऐसे ही किसी प्लांट्स का मैं ऑडिट कर रहा था, वाटर ऑडिट, तो उनका रोज 8 से 9 लाख लीटर पेंट शॉप में इस्तेमाल किया जाता था। अब वो 8-9 लाख लीटर पानी रोज कहाँ से ला रहे होंगे? या तो सप्लाई का वाटर होगा या भूजल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टेट जहाँ बनते हैं सप्लाई के वाटर की बहुत सुविधा नहीं होती। जहाँ सप्लाई वाटर की सुविधा वैसी नहीं है तो इसका मतलब आप भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। 8-9 लाख लीटर भूजल बड़ा सब्सटेंशियल नंबर होता है। अगर आप ये लगातार निकालते रहेंगे तो क्या होगा? भूजल गिरने लग जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आप अपना ही भूजल नहीं ले रहे हैं, आसपास के गांव का भूजल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर उस पानी का हम फिर से ट्रीट करके रीयूज में डाल पाएं और उसको हम बाहर ना फेंके, अपने प्रमाइसेस से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करें। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अपने वर्ड अच्छा भी है लेकिन मिसनॉमर भी। हम समझते हैं कि 100% पानी को चेक कर लेते हैं। ऐसी संस्थाएं बनने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। वैसा उद्देश्य नहीं है। आप 80, 90, 95% भी रिकवरी करते हैं तो यू कैन बी टर्म्ड एज ए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। लेकिन इसका बहुत महत्व है अगर ये संस्थाएं करने लगे, और ये इसका इकोनॉमिकल महत्व भी है। वो जो संस्था जिसको मैंने ये गाइड किया कि 8 लाख लीटर जो तुम इसको फेंक रहे हो, इसको मिनिमम ट्रीटमेंट के बाद फिर से यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें ना सीवर है ना उसमें कोई बहुत केमिकल है। खाली कुछ पेंट के पार्टिकल्स है जिसको आप बैग फिल्टर से या कई तरह के सैंड फिल्टर से साफ कर सकते हैं। उनको हमने सजेस्ट किया और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उन्होंने ये टोटल इन्वेस्टमेंट 5 से 10 लाख रुपए की करी होगी और वो 8 लाख लीटर पानी रोज इस्तेमाल होने लग गया। तो अब इसके बाद क्या करना पड़ा? सिर्फ मेकअप वाटर डालने की जरूरत है। रोज 8 लाख लीटर की जरूरत है। आपने उसको फेंका, उसको फिर छान लिया। आपने छाना तो उसमें से कुछ ऐसा गंदगी निकली 10,000, 20,000, 30 लीटर पानी जिसको आपको फेंकना पड़ गया, तो उतना सिर्फ मेकअप में डाल दीजिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का। अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग हो सकता है। अब सपोज कि जहाँ पे आप ड्रिंकिंग वाटर बॉटल की बात करेंगे, बिस्लरी बनती है, तो वहां पे पहले क्या किया जाता है? पानी को पहले 0 TDS पे ले जाया जाता है। इसीलिए आपको पूरे भारत में एक जैसा पानी पीने को मिलेगा। लगेगा हर जगह का टेस्ट एक है। कैसे हो गया ये? क्योंकि उन्होंने एक नॉर्म बना रखा है कि हम आगे मिनरल कॉन्टेंट जो उसके अंदर होता है, इसमें हर पानी के अंदर कैल्शियम की कुछ मात्रा होती है, आयरन कुछ मात्रा होती है, जो कि कितने बार स्वास्थ्यप्रद भी होती है। लेकिन चूंकि हमको पानी का एक जैसा टेस्ट बनाना है तो पहले हम पानी को 0 पे ले जाते हैं और उसके बाद खास मानक के तहत 2-3 जो खास तरह के मिनरल्स होते हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। और वो आमतौर पे 10 3 तरह के केमिकल इस्तेमाल करते हैं। 30 बन गया तो पूरे भारत में एक जैसा पीने को पानी मिलेगा। तो ये पीने में तो हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन जब 0 मिनरल पे पानी को ले जाना चाहते हैं तो RO जो है वो 10, 20, 30 और कितनी बार 50-60% का भी पानी रिजेक्ट करता है, पानी फेंकता है उसको। क्योंकि अच्छे पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि अपने अच्छे काम पानी को रख लेगा और दूसरे पानी को रिजेक्ट कर देगा। अब वो जो पानी है फेंकना, आप सपोज कि कोई वाटर बॉटलिंग प्लांट है, वो रोज 10 लाख लीटर पानी बनाता है, तो इसका मतलब रोज 10 लाख लीटर पानी फेंकता भी है। जो सोशली कॉन्शियस कंपनियां हैं उस पानी को इवेपोरेट कराती हैं, उसको सोलर ड्राइंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें करोड़ों का खर्चा होता है। उसी तरह एक तीसरा एस्पेक्ट मान लीजिए आ जाता है जहां के हम इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट की बात कर लें। रेन वाटर आ रहा है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बारिश का पानी आ रहा है, एक कॉन्सेप्ट चल गया रिचार्ज करने का। लेकिन जब हम लोग मिलते हैं एक्सपर्ट से तो या फैक्ट्री वालों से मिलते हैं, हम कहते हैं भाई आपको हर कुछ को रिचार्ज करना ही जरूरी नहीं है। आपका अगर रोज रीयूसेज है तो आप क्यों नहीं रीयूज करते? बारिश हो रही है, एक दिन मान लीजिए आपके पास 50 एकड़ का छत है, 50 एकड़ का छत है तो आपके पास ना करके 50 × 25 हजार लीटर एक एकड़ पे मोटा मोटा बारिश होती है, तो आपके पास 7.5 लाख लीटर बारिश एक दिन में आएगी। तो आपका रोज 8 लाख 9 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल, तो क्यों ना पहले आप बारिश का पानी का इस्तेमाल कर लें प्रोसेस में छान के। तो उससे आपने क्या हुआ? उसमें भी तो इनडायरेक्टली आपने भूजल बचा लिया ना। आज आपने 8 लाख लीटर पानी नहीं निकाला। सही। पर दूसरा रेन वाटर का इस्तेमाल हो गया।
तो ये भी कर सकते हैं आप बहुत बड़े पैमाने पर। बहुत सारी फैक्ट्रियां इसका फायदा उठा रही हैं जिन्होंने प्रोडक्शन में रेन वाटर ज्यादातर कौन कौन सी कंपनियां ज्यादा पानी बहाती हैं? सो इंटरेस्टिंगली, जैसे सपोज कीजिए कि वाटर, हाई वाटर यूसेज की बात अगर करी जाए, जितने ही मेटल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, जहां लोहा बनता है, जहां पे टिन बनता है, जहां स्टेनलेस स्टील बनता है, जहां कॉपर बनता है, उन सब में वॉशरिंग का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। सेम आप कोल माइनिंग है, कोल माइनिंग के अंदर वॉशरी का इस्तेमाल किया जाता है। जब माइन अप करते हैं उसको तो क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद छाई जैसी चीज निकलती है, उसको धोना पड़ता है। पानी की इंडस्ट्री जितनी है, जहाँ पानी बनेगा वहां बहुत सारा वेस्टेज आएगा। कपड़े की इंडस्ट्री, बहुत सारा लिक्विड डिस्चार्ज होता है, क्योंकि कपड़े में डाइंग का इस्तेमाल होता है, उसमें कलर आ गया, उस पानी का दोबारा शोधन करके इस्तेमाल करना ज्यादा कठिन होता है, ज्यादा खर्चीला होता है, तो कंपनियां उसको बाहर फेंक देती हैं। नॉर्म से भारत सरकार के भाई ETP फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, आप उसको ट्रीट करिए तब भेजिए, लेकिन बाहर फेंकना ज्यादा सस्ता है उसको ट्रीट करने से। दूसरा क्या है कि भारत सरकार भी उन्हीं के पीछे तो जा सकती है जो बड़े हैं, जो एकदम से छोटे हैं, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग चला रहे हैं, जहां के रोज 100 साड़ियां रंगी जाती है, उसके पीछे क्या पड़ सकते हैं? वो तो रोजगार का एक उसका रोज का चैलेंज है जिसको फेस कर रहा है। इन्हीं सबको लेकर देखेंगे आप, राजस्थान में से एक पाली जैसी जगह है जहाँ बहुत सारी डाइंग यूनिट्स है, और वहाँ आसपास की नदियाँ पूरी नीली और काली हो गई हैं, जिसमें NGT के भी आदेश आए। कई सालों से सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अचीव नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम सबको सोचना पड़ेगा। मैं जब वहाँ के किसानों से मिला, आसपास के किसानों से मिला, तो उनकी व्यथा बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये जो केमिकल युक्त पानी है, जो कलर्ड पानी है, उनके खेत को खराब करा रहा है, उनके मवेशियों को नुकसान पहुँचा रहा है। इनको रीयूज करने में फिर तो वही केमिकल आएगा, तो केमिकल रीयूज होते हुए केमिकल ज्यादा हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? 10% बच गया। बिल्कुल ठीक कह रहे, बहुत उचित प्रश्न है आपका। जो केमिकल हर बार आपका 10% बचता जा रहा है, हाँ। ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो उसको फिर एवोपरेट कराना पड़ता है, उसको फिर सुखाने की पद्धतियां होती हैं। लेकिन एक तरफ जब व्यवसाय में आप बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, उसको टाइम कर रहे हैं, किस लिए? व्यवसायिक प्रक्रिया है आपकी, आप कर रहे, कमा रहे, तो आपकी एक सामाजिक जिम्मेवारी, सरकार के तौर पर जिम्मेवारी की नहीं भैया। अगर आपने पोल्यूशन क्रिएट कर रहे तो समाज की जिम्मे नहीं डाल सकते, मुनाफा अपने जेब में और समस्या समाज की जिम्मे आप नहीं डाल सकते। उसको नॉर्म को ट्रीट करने का भी एक बना हुआ है नॉर्म, जिसको करना पड़ता है। लेकिन सरकार भी एक लेवल तक ही सख्ती कर सकते है। कितना कुटीर उद्योगों को सख्ती की जा सकती है? नहीं मानने वालों को तो NGT भी डंडा किया है इस टाइम। आजकल क्या है उसका? NGT के नॉर्म्स हमारे भारत में एक सबसे अच्छी चीज है, हमारे पास कानून बहुत बेहतरीन है। लेकिन मैं एक बहुत बड़े लॉयर को ही कोट करूंगा, MC मेहता साहब। वो कहते हैं हमारे पास कानून तो सब कुछ का ही बन गया है, लेकिन इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे पोल्यूशन बोर्ड में आप जाएंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, आप कहेंगे भाई राजस्थान की बात कर लीजिए, वहाँ पोल्यूशन बोर्ड में आप देखेंगे कि 20-25 अधिकारी हैं सीनियर लेवल पर, जो समस्या को समझते हैं, जो समाधान समझते हैं, जो पीछे पड़ सकते हैं लोगों के। लेकिन वो कहते हैं पूरा राजस्थान 25 लोग मिलकर हम कैसे संभाल सकते हैं? इसमें आपकी कंपनी बायोमिमिक्री का क्या रोल होता है? STP के माध्यम से या और सारी चीज़ों पे कैसे आप कंट्रोल करने की बात करते हैं? पंकज जी, पानी का जो सेगमेंट है वो अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है। देखने में छोटा लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे वॉरेन बफेट कहता है कि वही व्यवसाय करो जिसमें रोज लोगों को जरूरत पड़े। जैसे मान लीजिए जिलेट है कंपनी, जिससे रोज दाढ़ी बनाने की जरूरत आपको पड़ती है, तो उसमें पानी को देखेंगे तो एक ही बार नहीं, कई बार यूज करने की जरूरत पड़ती है ना। मतलब हवा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ तो पानी ही है, पानी तो रोज चाहिए हमको। अब आप सोचिए एक शहर बसा दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ की आबादी का मतलब हो गया कुल मिला के 20-30 लाख बड़े घर होंगे। हर घर तक पानी को आपको ट्रीट करके पहुंचाना है, तो कितने सारे संयंत्र लगे हैं दिल्ली में, कम से कम 15 से 20 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, WTP जिसको कहा जाता है। तो वो पानी कहीं से हम राजस्थान से पकड़ के लाती है सरकार, कभी हरियाणा से पकड़ के लाती है, कभी उत्तर प्रदेश पकड़ के लाती है। तो पकड़ के लाने का खर्चा, उसका तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का खर्चा, ट्रीटमेंट प्लांट जो ट्रीट हुआ उसमें से भी रिजेक्ट निकाल, उसका ट्रीट करने का खर्चा, फिर वहां से पाइप बना के हर घर तक डायरेक्ट सप्लाई करना। आपके घर में जब टैप खोलते हैं सीधा पानी आता है, तो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अब पानी का इस्तेमाल हुआ तो उसमें 80% पानी रिजेक्ट हो गया, वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपके घर से सीवर की लाइन एक चलेगी, छोटे से बड़े से और बड़े में जाएगी, फिर पंपिंग स्टेशन, लिफ्ट स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीट होने के बाद फिर उस पानी को एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है, या पार्कों में यूज किया जा सकता है, या नदियों में फेंका जाता है। तो ये पूरा एक चेन है, साथ में रेन वाटर मैनेजमेंट। तो एज ए कंपनी मेरा 20-25 साल का करियर है, जो मोस्टली मैं एनवायरमेंट में ही काम करता रहा हूँ, जैसा आप जानते हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने रेन वाटर मैनेजमेंट खूब किया, रेन वाटर में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब 50 साल पहले गांव के लोग थे, राइट। इंडिया 80% गांव में बसता था, या 90% कह सकते हैं गांव बसता था, अब 50% बड़े शहरों में आने के बाद हमने सोचा बंद बॉटल कैसे पीते तो अब वो नया शहरीकरण हुआ, नए तरीके खोजे गए, नए रेन वाटर मैनेजमेंट कैसे करें शहर में रहते हुए। पहले तो तालाब से काम चल जाता था हमारे गाँव में, उससे अच्छा हार्वेस्टर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शहर में हर जगह तालाब तो अब नहीं बना सकते, बनाएंगे तो
तो साफ भी नहीं रह सकता। तो उसके नई पद्धतियाँ ढूंढी गई, उस पर हम लोग कुछ काम करते रहते हैं। मैं भी कुछ छोटा छोटा इनोवेशन करता रहता हूँ, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ, IIT, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, CSIR, इन सब के साथ मिलकर काम करता हूँ। कुछ नई पद्धतियाँ ढूंढना, फिर उनको बाजार में लेके जाना, उनको कई जगहों पे लगाना। तो रेन वाटर मैनेजमेंट हो गया, उसी तरह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे हो, उसमें नई पद्धतियाँ क्या आ जाए, इंडिजिनाइज कैसे हो जाए टेक्नोलॉजी, वो हम लोग कुछ बनाते रहते हैं। उसी तरह से भारत की सरकार की जो कई स्कीमें, स्मार्ट सिटी हो गई, या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, या जल बोर्ड्स हैं, या पोल्यूशन बोर्ड्स हैं, तो इन सब के लिए हम लोग कुछ काम करते रहते हैं। तो ZLD पे कंट्रोल करने में आपका किस तरीके का काम है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसको? ZLD में सब कुछ ही आ गया ना। सपोज कि कोई भी ऑफिस है, फैक्ट्री है, तो वहाँ ग्रे वाटर का जनरेशन हो तो हम लोग ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, तो हम उनको सप्लाई कर सकते हैं। रेन वाटर है तो उसको मैनेज करने के लिए रेन वाटर मैनेजमेंट प्लांट हम बनाते हैं। उसी तरह जो सीवेज वहाँ से निकला उसको ट्रीट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम बनाते हैं। फिर उसी तरह से कुछ एफ्लुएंट निकला तो उसको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं। तो एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसमें पूरी चीज़ को इसको मैनेज किया था। उसमें कई तरह के प्लांट होते हैं, उसमें से बहुत सारे हम भी बनाते हैं, बहुत सारे हम बाहर से प्रोक्योर करते हैं, उसको वहाँ लगाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ऐसे किसी दूसरे विषय पे मिलेंगे, उनसे जानेंगे वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।